नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। 24 मई 2026 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रशासन और नीति निर्माताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी सुरक्षा और डिजिटल आत्मनिर्भरता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करना था। इस घटनाक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले हैं। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों की मौजूदगी में हुए इस मंथन को समकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदमों में से एक माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको हमारी यह खोजी और तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके विचार हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं, इसलिए इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करना न भूलें। आपका एक छोटा सा फीडबैक हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। इस उच्च स्तरीय बैठक की पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां करोड़ों लोग हर दिन सरकारी और गैर सरकारी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं, वहां सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा सबसे ऊपर आ जाता है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस सभा में गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि कैसे वैश्विक स्तर पर साइबर खतरों का स्वरूप बदल रहा है, और अब ये खतरे केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसी देश के पूरे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और परिवहन नेटवर्क को पंगु बनाने की क्षमता रखते हैं। इस घटनाक्रम के कालक्रम पर नजर डालें तो इसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से चल रही थी। विभिन्न खुफिया एजेंसियों और तकनीकी कमेटियों ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे इस बैठक में पेश किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे हाल के दिनों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर संदेहास्पद डिजिटल गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक एकीकृत कमान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, जो 24 घंटे देश के प्रमुख ढांचागत केंद्रों की निगरानी करेगा। यह कमान केंद्र पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा, जिससे किसी भी संभावित खतरे को वास्तविक समय में पहचाना और रोका जा सके। आधिकारिक बयानों की बात करें तो बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि अदृश्य नेटवर्क के भीतर भी लड़े जाते हैं। इसलिए हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बाहरी ताकत हमारे सिस्टम में सेंध न लगा सके। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के दिग्गजों को भी इस मिशन में शामिल होने का आह्वान किया गया है, ताकि सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है और सरकार को हर संभव तकनीकी सहायता देने का भरोसा दिलाया है। जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं को देखें तो इस फैसले को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि विदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर अत्यधिक निर्भरता हमेशा से एक बड़ा जोखिम रही है। जब तक हम अपने खुद के प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों में भी इस बात को लेकर संतोष है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के प्रति सजग है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस नीति को लागू करने के लिए
एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। पहले चरण में देश के सभी प्रमुख बिजली केंद्रों, परमाणु संयंत्रों और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित कर दिया गया है। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर स्वदेशी समाधानों के विकास को गति दी जा रही है। युवाओं को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट की भी घोषणा की गई है, जिससे आने वाले समय में देश के भीतर ही विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज तैयार की जा सके। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। सभी प्रणालियों को कानून के दायरे में और कड़े विनियामक ढांचे के तहत संचालित किया जाएगा। एक स्वतंत्र ऑडिट कमेटी का गठन भी किया जा रहा है, जो समय समय पर इन प्रणालियों की प्रभावशीलता और निष्पक्षता की जांच करेगी। यह संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के मध्य भाग में पहुंच रहे हैं, हम आपसे एक बार फिर सविनय आग्रह करते हैं कि इस विस्तृत और गंभीर विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी समाज के लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके अनुसार भारत को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में और क्या कदम उठाने चाहिए। आपकी भागीदारी ही हमारी इस पत्रकारिता को सार्थक बनाती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का यह कदम दुनिया के अन्य विकसित देशों की रणनीतियों के बिल्कुल अनुरूप है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों ने बहुत पहले ही अपने डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने के लिए कड़े नियम और स्वदेशी प्रणालियां लागू कर दी हैं। भारत अब तक कई मामलों में विदेशी तकनीकी समाधानों पर निर्भर रहा है, जिससे न केवल भारी मात्रा में पूंजी देश से बाहर जाती है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी हम कमजोर स्थिति में रहते हैं। इस नई नीति के माध्यम से भारत न केवल अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आने वाले समय में अन्य विकासशील देशों को भी अपनी स्वदेशी तकनीक निर्यात करने की स्थिति में होगा। इस यात्रा में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती कुशल श्रम शक्ति की कमी और अनुसंधान के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का अभाव है। हालांकि भारत हर साल लाखों इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन उच्च स्तरीय साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक कोडिंग में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी, जिसे इस नई नीति के तहत संबोधित करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने और उद्योग की जरूरतों के अनुसार ढालने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हार्डवेयर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक बेहद जटिल और खर्चीला काम है। सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स का निर्माण आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। भारत ने हाल ही में अपने घरेलू सेमीकंडक्टर मिशन को गति दी है, लेकिन इसके पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में अभी कुछ और वर्षों का समय लग सकता है। नई दिल्ली की इस बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जब तक हमारे पास अपनी चिप डिजाइनिंग और निर्माण इकाइयां नहीं होंगी, तब तक सुरक्षा का चक्र पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों को और अधिक उदार और आकर्षक बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश से न केवल देश सुरक्षित होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमियों को इस क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिससे देश के भीतर एक नया आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। करों में छूट और आसान आरण सुविधाओं के माध्यम से
सरकार युवा नवोन्मेषकों को प्रेरित कर रही है कि वे देश की समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान खोजें। निष्कर्ष के तौर पर नई दिल्ली में लिया गया यह प्रशासनिक फैसला भारत के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी सुरक्षा और स्थिरता पर निर्भर करती है। आज के इस दौर में जहां तकनीक हमारे जीवन के हर हिस्से को संचालित कर रही है, वहां आत्मनिर्भरता का यह संकल्प अत्यंत सामयिक और अनिवार्य है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीतियां जमीन पर कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं। देश के नागरिकों के रूप में हमें इन प्रयासों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। एक सजग और सुरक्षित समाज ही एक महान राष्ट्र का आधार होता है।